नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष बालकृष्ण शर्मा जी के बारे में बता रही हूँ। बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म ग्वालियर राज्य के भयाना गांव में 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। सन 1917 में हाई स्कूल पास करने के बाद ये कानपुर पहुंचे, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनका कॉलेज में दाखिला करा दिया। किंतु सन 1920 में ये गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। देश के स्वाधीन होने पर ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। इनकी रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उन कविताओं को विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कुमकुम 1939 में इनका पहला कविता संग्रह निकला। उर्मिला काव्य को इन्होंने सन 1934 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इसमें कवि ने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्जवल रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कथानक को अपने परिवेश के यथार्थ से, भारतीय संस्कृति और ब्रिटिश साम्राज्यवादी के संघर्ष से संबद्ध करने के लिए कवि ने कुछ प्रसंगों की अत्यंत कौशल पूर्वक संयोजना की है। इनके कई काव्य संग्रह हैं, जिनमें है विस्मृता, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के। इसके अतिरिक्त प्रेमार्पण इनका खंड काव्य है तथा उर्वशी इनका महाकाव्य है। इनकी रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम दोनों भावों की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इनकी प्रणय संबंधी रचनाओं में छायावादी प्रणय के समान स्वच्छंदता तथा प्रेम और मस्ती के काव्य जैसी मार्मिकता दिखाई देती है। इस रूप में नवीन जी को परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविताओं में अनुभूतियों का सीधा संबंध इनके जीवन के साथ है। देश की स्वतंत्रता तथा समाज की नई रचना के लिए इन्होंने जो अथक साधना की थी, वही साधना निश्चल और सहज शक्ति के साथ इनकी राष्ट्रीय रचनाओं में भी दिखाई देती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अन्य कवियों के समान ही इनके काव्य के प्रधान विषय हैं अतीत की महिमा का गौरवगान, तत्कालीन भारतीय समाज की रुग्ण अवस्था के प्रति व्यथा और आक्रोश, और भविष्य को अवतरित करने की कामना इत्यादि। किंतु इनकी काव्य चेतना का एक पक्ष बिल्कुल निजी और अनुभूति प्रधान है। उसका एक उदाहरण मैं आप लोग के समक्ष दे रही हूँ। हम अनिकेत हैं, हम अनिकेत हैं, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वतन। कहीं तो ये अपने फक्कड़पन और मस्ती की अभिव्यक्ति करते हैं, तो कहीं नशे में गर्क हो जाना चाहते हैं। लिखते हैं, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो पर्क नशे में। ये जिस ललक और उत्साह के साथ कर्म और साधना की ओर अग्रसर होते हैं, उसी आवेश और आसक्ति के साथ प्रणय में डूब जाना भी चाहते हैं। फलस्वरूप पहली दशा का संघर्ष और तनाव और दूसरी स्थिति की मधोसी और मस्ती दोनों कारण कार्य भाव से संबद्ध होकर परस्पर पूरक से लगते हैं। इनकी मृत्यु जो है वो सन 1960 में हुई। अपनी रचनाओं में इन्होंने कला पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं दिया, यूं तो भावों के ही ये चितेरे रहे हैं। इनकी छंद योजना में नवीनता भी है। मैं इनकी कविता जो विप्लव गान है वो बहुत माने लोकप्रिय है, और इनकी प्रेम संबंधी कविताओं में कहीं कहीं नीति और सदाचार की अवहेलना भी मिलती है। यह आधुनिक स्वतंत्र प्रवृत्ति की अतिशयता है। विप्लव गान जो इनकी प्रसिद्ध कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप लोग को सुना रही हूँ। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रव दम में छाए, बरसे आग जलत जल जाए, भस्म सात भूदर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े उठे दाएं बाएं।
इनकी छंद योजना का जहाँ तक सवाल है उसमें नवीनता है। इन्होंने परंपरागत छंदों को ग्रहण नहीं किया, जो भी छंद सामने आए हैं उसी में वे लिखने लग गए। वैसे नवीन जी का सारा काव्य गीतात्मक है। कहीं कहीं गीतों के नाम के साथ उनकी राग रागनी का भी इन्होंने उल्लेख कर दिया है। उनके काव्य में अलंकार जहाँ तहाँ स्वाभाविक रूप से आए हैं। उनका बरबस प्रयोग करने का उनका कोई आग्रह नहीं था, और इसी चलते उनके काव्य में जो अलंकार हैं वो भावों को माने अभिव्यक्त करने में और भावों की सुंदरता को बढ़ाने का बहुत सुंदर काम करते हैं। उनका काव्य कला का कसीदा न होकर भावों का लहराता हुआ सागर है। धन्यवाद।